ब्रिटिश लेखक जोसेफ कॉनरैड ने 1899 में एक उपन्यास लिखा। वो उनके अफ्रीकी महाद्वीप में गुजारे दिनों पर आधारित था। उसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, यानी अंधकार का केंद्र। उस उपन्यास से कुछ पंक्तियां देखिए। हम अपने आसपास की चीज़ों की समझ से कट चुके थे। हम भूतों की तरह आगे बढ़ रहे थे, कौतूहल से भरे हुए और मन ही मन भयभीत, जैसे कि पागलखाने में हड़कंप से पहले समझदार लोग गुजर रहे होते हैं। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम दुनिया से बहुत दूर थे, और कुछ याद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम बीत चुके युगों की यात्रा कर रहे थे। वे युग जो अब नहीं रहे, जिनका न तो कोई निशान बचा है, न ही कोई याद। धरती रहस्यमयी लग रही थी। आज हम आपको इसी तथाकथित रहस्य से भरी धरती और इसी तथाकथित अंधकार के केंद्र की यात्रा पर ले चलेंगे और सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो किसी मुल्क के बिखरने का बयान नहीं होगी, न ही किसी सत्ता के तख्ता पलट का जिक्र करेगी, न ही हमले की बात होगी और न ही कब्जे की, न ही मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने की, बल्कि हम आज आपको सुनाएंगे ज़मीन के एक टुकड़े के मुल्क बनने की कवायद की कहानी। और जानकारों से बात करके बताएंगे उस ज़मीन के करीब 57 लाख लोगों की नियति कैसे आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। वो लोग जिन्होंने आज से 33 साल पहले तानाशाही को नकार दिया और लोकतंत्र को राजा बनाया। बात सोमालीलैंड की हो रही है। ये एक वक्त पर अफ्रीकी देश सोमालिया का एक हिस्सा था। फिर 1991 में इसने खुद को अलग कर लिया और आज़ादी का ऐलान कर दिया। लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 3 दशक से यहाँ एक सरकार भी है, नियमित चुनाव भी होते हैं, लेकिन अब तक दुनिया के किसी देश ने इसे मान्यता नहीं दी है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे मान्यता दे सकते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे सोमालीलैंड का इतिहास क्या है, इसके सोमालिया से अलग होने की कहानी क्या है और डोनाल्ड ट्रंप के मान्यता देने से क्या फर्क पड़ेगा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा सोमालीलैंड की। Brought to you by Higher and ITIL. Who got a divertido? Sonido enmecido, conectado. शुरू से शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। सोमालीलैंड 1991 से पहले सोमालिया का हिस्सा था। सोमालिया अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी छोर पर बसा हुआ है। इसकी ज़मीनी सीमा इथियोपिया, जिबूती और केन्या से लगती है और समुद्री सीमा अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से लगती है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बसा है। सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम से जाना जाता है इनको, क्योंकि ये समूह नक्शे पर एक सींग जैसा दिखाई देता है। इस इलाके को क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है, यानी मनुष्य की सभ्यता का पालना। माना जाता है कि मानव जाति के एवोल्यूशन की शुरुआत यहीं कहीं हुई थी। 18वीं शताब्दी से पहले सोमालिया के अलग अलग हिस्सों में सोमाली साम्राज्य के अलग अलग सुल्तानों का राज था। 18वीं शताब्दी के आखिर में यहां ब्रिटेन और इटली ने अपनी कॉलोनीज बना ली। सभी इलाकों को मिलाकर 2 हिस्से बनाए गए, ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालीलैंड। वर्तमान सोमालिया का अधिकांश हिस्सा इटालियन सोमालीलैंड में आता था और वर्तमान सोमालीलैंड ब्रिटिश सोमालीलैंड में था। फिर 1960 में ब्रिटेन और इटली से आज़ादी मिली। दोनों हिस्सों को मिलाकर सोमालिया गणतंत्र की स्थापना हुई। इसको लेकर विरोध शुरू हुए। सोमालीलैंड के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। विरोध के बावजूद मुल्क का कामकाज शुरू हुआ। फिर भी सोमालिया जातीय, राजनीतिक और आदिवासी कबीलों के आधार पर बटा हुआ ही रहा। फिर 1969 में जनरल मोहम्मद सियाद बारे की अगुवाई में सैन्य तख्ता पलट हुआ और वो राष्ट्रपति बने। 1980 के दशक में उनके खिलाफ एक विद्रोह पनप उठा। यह विद्रोह सोमालीलैंड के मुख्य कबीले परिवार आइजैक के खिलाफ बारे शासन की कठोर नीतियों के जवाब में शुरू हुआ था। इसको नाम दिया गया सोमाली नेशनल मूवमेंट, यानी SNM। विद्रोही समूहों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये लड़ाई 1991 तक चली। जनवरी 1991 में विद्रोही समूहों ने बारे को हटा दिया। उनकी सेना ने इस लड़ाई में हजारों सोमालीलैंडर्स को मार डाला था। इसे आइजैक जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नरसंहार में इस कबीले के करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। फिर मई 1991 में सोमालीलैंड की स्वतंत्रता की घोषणा की और हारगेसा शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। फिर मई 1991 में सोमालीलैंड की स्वतंत्रता की घोषणा की और हारगेसा शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया।
1991 में ही जो इतना उथल पुथल हो रहा था उसका एक प्रभाव देखने को मिला था। आपने अक्सर देखा होगा सोमाली डाकू, सोमाली पायरेट्स की कहानियाँ सुनाई देती हैं, खबरें सुनाई देती हैं। साल 1991 में जो तख्ता पलट हुआ था, जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, उससे बहुत सारे गिरोहों ने अब समुद्री डाकुओं की तरह काम करना शुरू किया। वो व्यापारी जहाज़ों पे डाका डालते, लाशें गिराते, गोलीबारी करते और पैसा रुपया सामान लूट के चले जाते। ये ट्रेंड आज भी चला आ रहा है, लेकिन कुछ कमी देखी जा रही है क्योंकि उस रीजन में, समुद्र के उस रीजन में गश्ती और तैनाती बढ़ी है। अब 1997 में सोमालीलैंड का नया संविधान तैयार कर लिया गया था। रिश्ते तोड़ लिए गए, फिर 97 में नया संविधान तैयार कर लिया गया। 2001 में जनमत संग्रह में इसे भारी बहुमत से मंजूरी भी मिली। अलग अलग कबीलों की मौजूदगी की वजह से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनी। तब से सोमालीलैंड एक आज़ाद मुल्क के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की राह तक रहा है। अब तक किसी भी देश ने इसकी संप्रभुता को मान्यता नहीं दी है, लेकिन कई देश इसे सोमालिया से अलग जरूर मानते हैं। अब सोमालीलैंड की सीमा दक्षिण और पश्चिम में इथियोपिया और उत्तर पश्चिम में जिबूती से लगती है। यह तो हुआ सोमालीलैंड का इतिहास। अब जानिए कि देश की मान्यता मिलने के क्या क्या कारक होते हैं, जरूरतें होती हैं जिनको पूरा करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जरूरी पॉइंट्स हैं कि उस देश के पास अपनी एक स्थिर और प्रभावी सरकार हो, संप्रभुता के आधार पर बाकी देशों के साथ संबंध बनाने की क्षमता हो। एक और जरूरी बात यह है कि राज्यों के पास अपना इलाका हो और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस हो। सोमालीलैंड सरकार का दावा है कि वो इन जरूरतों को पूरा करती है, फिर भी इसे मान्यता नहीं मिल रही है। अब ये भी जान लीजिए कि मान्यता न मिलने के नुकसान क्या क्या होते हैं। ऐसे में देश के विकास के लिए अलग अलग सोर्सेज से मिलने वाली मदद मुमकिन नहीं होती है। ऊपर से इस दौरान सोमालीलैंड की अर्थव्यवस्था कमजोर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालिया अगर नया मुल्क बना तो ये दुनिया का 18वां सबसे गरीब देश बन जाएगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सोमालिया अभी दुनिया का 5वां सबसे गरीब देश है। मान्यता के बगैर देश को वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन भी नहीं मिल सकता है। देश के रूप में मान्यता न मिलने पर मानवीय सहायता की पहुंच भी सीमित हो जाती है, खासकर यूनाइटेड नेशन से मिलने वाली सहायता, जबकि सोमालिया को यह मदद हासिल है। यूनाइटेड नेशंस सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर सोमालिया के एक इलाके के ही तौर पर देखता है। अब चूंकि सोमालीलैंड की करेंसी को उसकी सीमाओं के बाहर मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं है। अब जानते हैं कि हालिया मुद्दा क्या है। सेमाफोर की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी ट्रंप सरकार सोमालीलैंड को मान्यता दे सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो इससे अमेरिका को कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा कि सोमालीलैंड की अपनी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। इसमें सबसे खास है बरबेरा बंदरगाह। ये गल्फ ऑफ एडन पर बना है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहां से दुनिया की लगभग 1/3 शिपिंग गुजरती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ उनका कंपटीशन था। इसमें अफ्रीका में चीनी प्रभाव को काउंटर करना भी शामिल था। सोमालीलैंड के पड़ोसी देश जिबूती में चीन ने अपनी सैन्य मौजूदगी और आर्थिक संबंध तेजी से मजबूत किए हैं। सोमालीलैंड के साथ साझेदारी के बाद अमेरिका इस इलाके में एक नया नौसैनिक अड्डा बना सकता है। इन्हीं दिनों सोमालीलैंड से जुड़ी एक और खबर चर्चा में है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने सोमालिया और इथियोपिया की सुलह करवाई है और ऐलान किया है कि सोमालिया इथियोपिया को समुद्री रास्ते से जोड़ने की इजाजत देगा। 11 दिसंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद और इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद को उनके ऐतिहासिक सुलह के लिए धन्यवाद दिया। सुनिए। Somali ve Etiyopya'nın ülkemize duydukları güven neticesinde bundan yaklaşık 8 ay önce başlattığımız özellikle Ankara sürecinde önemli bir aşamaya geldik. Böylece bir takım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk. सोमालिया और इथियोपिया का विवाद था क्या, ये भी जान लेते हैं। जनवरी 2024 में सोमालीलैंड ने इथियोपिया को 12 किलोमीटर समुद्री तट का एक्सेस दिया था। इसके साथ ही बरबेरा पोर्ट के इस्तेमाल की मंजूरी भी दी। इथियोपिया इसका इस्तेमाल आर्थिक और सैन्य मकसदों के लिए करने वाला था। दरअसल इथियोपिया की सीमा किसी भी दिशा में समुद्र से नहीं लगती है। इसके बदले में सोमालीलैंड को फॉर्मल रिकॉग्निशन और इथियोपिया एयरलाइंस का आंशिक मालिकाना हक मिला था। अब इस फैसले ने सोमालिया को नाराज कर दिया। उसने इथियोपिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य से बात की। हमने एक सवाल पूछा कि अगर ट्रंप की वापसी के बाद सोमालीलैंड को देश के तौर पर मान्यता मिल सकती है, ऐसा संभावना कितनी है और सोमालीलैंड को मान्यता देने से अमेरिका को क्या फायदा होगा। सुनिए उन्होंने क्या बताया है। लेकिन इतना इजी नहीं है। ये सोमालीलैंड का जो इश्यू है बहुत सालों से चल रहा है और अभी तक
कुछ नहीं हुआ है। अफ्रीकन यूनियन इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंट्री जो है, मतलब हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ 1991 से ये कंट्री अलग है, लेकिन इट्स अ सेल्फ ऑटोनोमस टेरिटोरी, बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। और अफ्रीकन यूनियन इसको इंडिपेंडेंट सोवरेंटी नहीं देना चाहते, क्योंकि एक बार ये इसको इंडिपेंडेंस दे देंगे, सोवरेंटी अनाउंस कर देंगे, तो पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। बाकी बहुत सारे कंट्री जहां पर ये सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से सिशनिज्म है, तो वो लोग भी अपना इंडिपेंडेंस मांगने लगेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। हाँ, ट्रम्प जरूर उनका रिलेशनशिप जो है सोमालीलैंड के साथ अच्छा कर सकता है। इससे अमेरिका को काफी फायदा होगा। सबसे बड़ी फायदा ये है कि सोमालीलैंड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जियोग्राफिक एंड जियोपॉलिटिक लोकेशन पे बेस्ड है। ये एकदम रेड सी की एकदम जो पोर्ट है, जहां से बाब एल मंदाब शुरू होता है, वहीं पर लोकेटेड है। ऑपोजिट साइड पे आपके यमन में जो हुतीज वगैरह बीच में कर रहे थे, जो लॉट ऑफ डिस्टरबेंस, स्टेट डिस्टरबेंस, उनको कंट्रोल करने के लिए, हालांकि यूएस के पास जिबूटी में एक छोटा सा बेस है, लेकिन जिबूटी इज ओवर क्राउडेड प्लेस। उधर चाइना का भी बेस है, जापान का भी है। तो ये सब के देखते हुए ट्रम्प ट्रम्प चाहेगा कि हमारा एक अलग सा बेस बने सोमालीलैंड में, और उसके लिए सोमाली बट देयर इज नो फ्री लंच। सोमालीलैंड का कहना है कि कोई भी कंट्री आके बेस बनाए हमारे देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको हमें हमारा सोवरेंटी अनाउंस करना पड़ेगा और डिक्लेयर का, यू हैव टू एक्नॉलेज आवर सोवरेंटी। तो मुझे लगता है कि ये इट इज गोइंग टू गो लॉन्ग वे। इतना आसानी से नए कंट्री रिकॉग्निशन नहीं होगा। अब सोमालीलैंड के पड़ोसी देश सूडान और इथियोपिया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। ये इलाके भुखमरी की चपेट में भी हैं। दूसरी तरफ सोमालिया आतंकवाद से त्रस्त है। वहाँ की सरकार का अपने इलाकों पर कमज़ोर नियंत्रण है। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद यमन में ईरान समर्थित हूतियों ने रेड सी में हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सोमालीलैंड इस इलाके में तुलनात्मक तौर पर सबसे ज़्यादा स्थिर है। क्या ये बात देश के तौर पर मान्यता के पक्ष में जाएगी? सुनते हैं एक्सपर्ट्स की राय। एक्चुअल में देखा जाए तो यही एक बात है जो इनके पक्ष में अभी जा रहा है, क्योंकि सोमालीलैंड जो है सोमालिया का एक हिस्सा है, ब्रेकवे रीजन है। इनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस कुछ है नहीं। हाँ, फिशरी अगर नए कंट्री बन जाएंगे तो इनके जो लैंड है, थोड़ा सा कुछ मिनरल्स, कुछ पोटाशियम, ऐसे कुछ बट नॉट वेरी मिनरल रिच ऑल्सो। और जो ईईजेड है, इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उधर कुछ फिशरीज भी होंगे, बट दैट्स नॉट सब्सटेंशियल। तो इनका जो मेन पॉइंट है, मेन आर्ग्यूमेंट है अपने सेपरेशन के लिए, ये है कि उनके जो मदर कंट्री है सोमालिया इज अ फेल्ड नेशन। उधर चल रहा है सालों भर से, साल नहीं डिकेड भर से चल रहा है उनके सिविल वॉर। वो कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है। तो और इनफैक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वेरी वीक देयर। इलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है सोमालिया में इलेक्शन नहीं हुआ है, बट उस इलेक्शन का उतना कुछ मतलब पीसफुल भी नहीं था। और इस पिछली बार पीसफुल था, बट इन जनरल सोमालिया में अल शबाब, अल कायदा, अभी तो इसीज भी आ गए हैं, इतना कुछ है। जबकि सोमालीलैंड जो है, अभी कुछ दिन पहले, लाइक लास्ट मंथ ओनली, दे हैड एन इलेक्शन। आई थिंक ये 5th और 6th इलेक्शन है, और उसमें पीसफुल पावर ट्रांसफर ऑफ पावर, जो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में नहीं होता है, इधर हुआ है। तो इतना जो शांत है इनका जो डेमोक्रेसी जो है, इट्स काइंड ऑफ अ मॉडल फॉर अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू फॉलो। और ये यही पॉइंट को रेज कर रहे हैं कि हम अलग है उनसे, हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल अलग है, वी आर स्टेबल कंट्री। तो हमें उस सोमालिया के साथ मत जोड़िए, हमें अलग कीजिए। अब भारत के पर्सपेक्टिव में भी बात कर लेते हैं। क्या भारत कभी सोमालीलैंड को मान्यता देगा, और क्या भारत को इससे कुछ फायदा मिल सकता है, ये भी जानते हैं। थैंक यू। एक्चुअली इस सवाल के ऊपर मैंने एक पेपर भी लिखा है, अभी 1-1.5 महीना पहले ही लिखा था, और वो पेपर ORF की वेबसाइट में अवेलेबल भी है। मैंने ये लिखा था कि भारत को सोमालीलैंड के साथ समझौता, मतलब और भी डीप रिलेशन करना चाहिए, ताकि इसमें भारत को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके सबसे पहले रीजन मैंने अभी शुरू में बताया था कि जियोग्राफिकली जो एडवांटेजेस है वो है इंडिया का। वो जो सोमालिया में जो सोमालियन पायरेट्स हम सुनते आ रहे हैं, उस एरिया से इंडिया का भी ट्रेड होता है। इंडिया यूरोपियन ट्रेड उसी रूट से जाते हैं। अभी चाइना का, बाकी यूएस का, जापान का, सारे कंट्रीज के उधर बेस है। इंडिया का तो कोई बेस नहीं है। तो कल को अगर जाके कोई भी इंडियन शिप हो या कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम में है, तो इंडिया क्या करेगा? तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर इंडिया को कुछ एक नेवल बेस मिल जाए, कोई एक छोटा सा जगह मिल जाए, एक पोर्ट मिल जाए सोमालीलैंड में, तो इट इज अ वेरी विन विन थिंग। एंड ऑल्सो इंडिया और
सोमालीलैंड के बीच ट्रेड भी अच्छे, माना कि बहुत छोटा कंट्री है, मतलब छोटा रीजन है और छोटा, लेकिन फिर भी सोमालीलैंड के साथ जो इंडिया का ट्रेड वगैरह है काफी स्ट्रांग है। सोमालीलैंड के इंडिया में उधर से बहुत लोग अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए हर साल आते हैं, तो इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इंडिया को मान्यता देना चाहिए, दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मान्यता देना, जैसे मैंने पहले सवाल में भी पूछा, उतना आसान नहीं है। और क्योंकि इंडिया फॉलोज, जो अफ्रीकन यूनियन बोलेंगे वही फॉलो करेंगे ना। अफ्रीकन यूनियन सोमालिया को मानता है, तो इंडिया सोमालीलैंड के को रिकॉग्निशन ऐसे ना, ट्रम्प अगर दे दिया तो फिर हम सोच सकते हैं, बाकी कंट्री, बहुत सारे कंट्री सोचेंगे, वो अलग बात है। लेकिन at this moment all we can do is we can improve our relation, we can strengthen our relation, but diplomatic relation, it's too early. अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन सोमालिया और इथियोपिया में संधि कराकर क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके भी इंसाइट्स लेते हैं। अब तुर्की का यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। तुर्की ने फिलहाल बहुत ही आई थिंक 2 महीने पहले तुर्की ने सोमालिया के साथ एक मिलिट्री समझौता किया है। तुर्की का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सोमालिया में है, और सोमालीलैंड में भी तुर्की का बहुत सब, मतलब उनका ऑफिस, खुद का ऑफिस है, रीजनल ऑफिस। इनफैक्ट सोमालीलैंड में जो भी बाहर के कंट्रीज के प्रेजेंस है, उनमें सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो तुर्की का है। और तुर्की का कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि इथियोपिया में नहीं है, इथियोपिया में भी है। तो तुर्की के लिए एक ये बहुत ही जब आपका जो आप जो मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का जो पावर पॉलिटिक्स है, इन्फ्लुएंस का पॉलिटिक्स है, जहां पर यूएई बनना चाहता है, दिखाना चाहता है अपना इन्फ्लुएंशियल पावर इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बाकी कंट्री, सऊदी दिखाना चाहता है, टर्की भी दिखाना चाहता है। अगर ये डील सक्सेसफुल हो गया, सबसे पहले तो ये माना जाएगा कि टर्की का एक लीडरशिप रोल वो माना जाएगा। सेकंड, टर्की का क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उस रीजन में है। अब सोमालीलैंड की कहानी यहीं तक। अब दुनिया भर में चल रही अलग अलग जंगों का हाल जानते हैं, क्योंकि खबरों में जंग की चर्चा ज्यादा होती है, शांति की कम। सबसे पहले सीरिया का रुख करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से इजराइल सीरिया के कई ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल का तर्क कि हम तो बशर अल असद की सेना के छोड़े हथियार नष्ट कर रहे हैं। इजराइल के इस कदम के बाद उसके और सीरिया के बीच 1974 में हुआ समझौता भी टूट गया है। समझौते के तहत इजराइल को अवैध कब्जे वाले इलाके से पीछे हट जाना था, लेकिन अब इजरायली सेना के सीरिया की सीमा पर बफर जोन में घुसने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिक सीरिया की सीमा पर बफर जोन में करीब 10 किलोमीटर तक घुस आए हैं और गोलन हाइट्स में डीमिलिटराइज इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं। क्या है गोलन हाइट्स? यह इलाका सीरिया का दक्षिण पश्चिमी भाग है। 1967 में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1973 में यौम किपुर वॉर हुई थी। इस जंग के बाद इजराइल इस इलाके में और अंदर तक घुस गया था। अभी भी 1200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इजराइल के ही कब्जे में है। यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे अवैध कब्जा मानते हैं। इस कब्जे के बाद इजराइल ने यहाँ यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया और आज यहाँ 25,000 से ज्यादा यहूदी इजरायली रहते हैं। उनकी यहाँ 30 से ज्यादा कॉलोनीज हैं। इजरायली अखबार येदियोत हेरोत के मुताबिक इजरायली सेना ने बफर जोन के भीतर 7 गांवों और 5 मुख्य इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। अखबार के अनुसार सेना सीरिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 से 7 किलोमीटर अंदर तक मौजूदगी की तैयारी कर रही है और यह तब तक के लिए किया जा रहा है जब तक सीरिया की नई सरकार इजराइल और सीरिया के बीच 1974 वाले समझौते पर फिर से बातचीत नहीं करती। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि बफर जोन में अपने सेना भेजने के पीछे इजराइल का मकसद क्या हो सकता है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। मौके का फायदा है। दूसरी तरफ कोई आर्मी बची नहीं है, फौज बची नहीं है, तो इजराइल उसका फायदा उठा रहे हैं और 10 किलोमीटर और अंदर घुस गए हैं। गोलान हाइट्स तो उन्होंने छीन ही लिया था, आपको पता ही है। और सन 80-81 में उसको ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि वो हमारा एक अटूट अंग है अपने अंदर। और बेसिकली नेतन्याहू जो है वो अपनी भरपाई करना चाह रहे हैं, जो उनको नुकसान हुआ है सियासी अक्टूबर 7 की वजह से, जो गाजा में जो अटैक हुआ था हमास का उस वक्त 1 साल पहले, उसकी भरपाई करना चाह रहे हैं। इसीलिए नेतन्याहू ने कोई पीस डील साइन नहीं किया, नेतन्याहू ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि खूब जंग हो, हम अपनी ताकत इसमें आजमाएं और इससे जो भी जीत हासिल होगी उससे नेतन्याहू का सियासी भरपाई हो पाएगी। तो इसी तरह से वो अपने बेस को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम ज्यादा से ज्यादा जमीन ले रहे हैं, हमने, उनका बेस भी राइट विंग बेस है, तो दिखाना चाह रहे हैं उनको कि हमने और जमीन हथिया ली है सीरिया से भी। और अपना बोलबाला थोड़ा चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर में है नुकसान की वजह से अक्टूबर 7 के, दूसरी बात ये जो उनके अगेंस्ट केसेस भी चल रहे हैं वो भी है।
इस बीच रूस और विद्रोही गुटों के बीच बातचीत की खबर भी आई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट से छापी है। इसके मुताबिक रूस ने सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की पॉलिटिकल कमेटी से बातचीत शुरू की है। रिपोर्ट में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बागनोव का हवाला दिया गया है। बताया गया है कि मॉस्को का मकसद सीरिया में अपने मिलिट्री बेसेस को बनाए रखना है। सीरिया में रूस के 2 मिलिट्री बेस हैं। पहला सीरिया के टार्टूस में एक नौसैनिक अड्डा और दूसरा पश्चिमी सीरिया में लताकिया शहर के पास खेमिम एयरबेस। बागनोव ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि HTS कानून बनाए रखने और राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा पूरा कर दे। अब रूस यूक्रेन की जंग कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के शहर पोक्रोस्क के करीब पहुंच गई है। यह शहर स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है। यहां जरूरी रेल और रोड कनेक्शन है जो यूक्रेन की सेना के काम आसान करते हैं। पोक्रोस शहर को घेरने की कोशिश में रूसी सैनिकों ने पिछले दिनों में शहर के दक्षिण की ओर धावा बोला है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक अब वे पोक्रोक्स के बाहरी इलाके से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पे हैं। जवाबी हमले के तौर पे यूक्रेनी सैनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में जंग शुरू होने के बाद से रूस अब तक की सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए एक और मिलिट्री पैकेज का ऐलान किया है। इसमें यूक्रेन को 42,000 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि व्हाइट हाउस बाइडेन सरकार के अंत तक इस तरह की मदद जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाली मदद कम होने के अंदेशे हैं। ऐसे में बाइडेन सरकार ने जनवरी में कार्यकाल खत्म होने से पहले यूक्रेन की मदद बढ़ा दी है। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि रूस के यूक्रेनी सीमा में तेजी से आगे बढ़ने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। क्या रूस ट्रंप की वापसी के पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है? सुनिए उनके बयान। ऐसी कोई खास गति नहीं है। वहां पे उन्होंने काफी फोर्सेस अपनी कंसंट्रेट की हुई, एक जमघट है वहां पे उनकी फोर्सेस का। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ एडवांस तो होगा ही जब आपने इतनी ज्यादा वहां पे 6:1 के रेशियो पे आर्टिलरी लगा रखी है एक्सेट्रा, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा वहां पे। पर नुकसान भी बहुत हुआ है। जहां तक मैं पढ़ रहा था कि एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ तकरीबन 3,500 आदमी लूज कर चुका है रशिया उस इलाके में। तो कब तक रशिया ये सस्टेन करेगा, क्योंकि रशिया का स्ट्रैटेजी ये रही है शुरू से कि हेवी ह्यूमन लॉसेस करो, ह्यूमन वेव्स भेजो अटैक में जो ओवरवेलम कर दें, और बहुत हेवी आर्टिलरी बम्बार्डमेंट करो, हेवी आर्टिलरी। तो हमें पता है कि रशिया के भी बहुत हाई लॉसेस हैं, यूक्रेन से भी ज्यादा हैं उनके। जिस तरह से उन्होंने लड़ा है, उनकी ह्यूमन लॉसेस, उनकी सिपाही जितने मरे गए हैं और जितने अपाहिज हुए हैं, तो रशिया भी कितना सस्टेन करेगा क्लियर नहीं है। हाँ, ये तो बात क्लियर है कि सब एंटिसिपेट कर रहे हैं, सब उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप आएंगे तो कोई ना कोई पीस डील होगा और नेगोशिएशन तो कम से कम शुरू होंगी। तो हर आदमी उसमें कोशिश कर रहा है कि उससे पहले कुछ ऐसी एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएं, इस तरह के हम कुछ हथियार लें कि जब नेगोशिएशन शुरू हो तो हमें कम देना पड़े और हमारा कम नुकसान हो। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा लल्लन टॉप। गुड नाइट।